जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेचुरल इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेचुरल इनकम। ये जी केन्स की थेरीज को लेकर हमने ये मॉडल शुरू किया है। ये है क्लोज्ड मॉडल है। पहले क्लोज्ड मॉडल क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही। ठीक है, उसमें जी का रोल नहीं है। आपने कल जो एक इक्वेशन देखी जिसमें आपने देखा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, लेकिन आज इसमें आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमने इसमें जी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ग्रुप्स हैं, एक कंज्यूमर ग्रुप और एक प्रोड्यूसर ग्रुप। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है और ना ही ये जो इकॉनमी है इसके कोई मतलब इसकी दूसरे मुल्कों से भी इसके रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड मॉडल, कि जिसमें ना ही तो गवर्नमेंट किसी किस्म की इंटरफेरेंस करती है और ना ही दूसरे ममालिक के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस होते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में y इज इक्वल टू सी प्लस आई, दिस इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, और y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दिस इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अब सिंस ये भी y की इक्वेशन है, ये भी y की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू y, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू y, c प्लस एस इज इक्वल टू c प्लस आई। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे c विल बी कैंसल आउट, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और साथ ही c क्या है? c बच्चों, c इज फंक्शन ऑफ इनकम, c इज एक्चुअली योर कंजम्पशन एंड योर कंजम्पशन डिपेंड अपॉन योर इनकम। देखें, कंजम्पशन आपकी कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी होगी। जिसकी इनकम 100 रुपीज़ है, वेरी मच पॉसिबल कि वो 50 रुपीज़, 60, 70, 80 रुपीज़ कंज्यूम करता हो। अगर किसी की इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है तो वो 600, 700, 800 रुपीज़ जो है वो शायद खर्च करता हो। ठीक है, सेविंग की कंजम्पशन की जो एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। ठीक है, c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। ये जो मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं, आपकी जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके दो कंपोनेंट है, एक है c नॉट और दूसरा क्या है बी वाई। c नॉट एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसको ऑटोनमस कंजम्पशन कहेंगे, और इसके बरक्स ये जो इस फंक्शन का जो दूसरा हिस्सा है बी वाई, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होती है कि जो किसी दूसरे वेरिएबल की में चेंज आने की वजह से जो चेंज आएगा उसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहेंगे। बी वाई इंडिकेट के वाई में जो चेंजेस आएंगी उसकी वजह से जी मैं रिकॉर्ड करें ना, फिर आपने बोल इधर बैठ बात नहीं करनी। सो इंड्यूस्ड कंजम्पशन का क्या मतलब है कि इनकम में चेंजेस आने की वजह से आपकी कंजम्पशन में जो चेंज आएगा उसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहेंगे। और ऑटोनमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन का लेवल है जो कि एक कांस्टेंट नंबर की सूरत में होगा और उसकी कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। बच्चों, ये वो असल में ऑटोनमस कंजम्पशन ये वो कंजम्पशन होती है जो आपका मिनिमम लिविंग के लिए आपको कंजम्पशन चाहिए होती है। और जैसे अगर एक किसी भी फैमिली को अपनी जो रोज़मर्रा के मिनिमम जो उसकी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए जो है, अगर उसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की ज़रूरत है तो ये वो हर सूरत करेगा। इवन जैसे आजकल आप इसकी बड़ी वाज़िया मिसाल आपको नज़र आ रही है, जैसे कोरोना के ज़माने में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं, डेली वेजेस लेबरर्स की फैमिलीज़, कि जिसके अंदर जिनकी इनकम जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन इवन देन दे आर स्पेंडिंग द मनी सिंस टू कैरी आउट देयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। सो बेशक जैसे कोरोना के ज़माने में बहुत सारे ऐसे जो मज़दूर जिनकी इनकम ज़ीरो है वो भी जो है वो 10,000 महीने के ज़रूर खर्च कर रहे हैं जो अपने फूड पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर, और वो जहाँ से भी वो पैसे ले रहे हों, चाहे वो कहीं किसी खैराती अदारे से ले रहे हों, चाहे वो पहले से अपने बचाए गए जो पैसे हैं उनको डिससेव कर रहे हों, पुरानी सेविंग्स को डिससेव कर रहे हों, चाहे वो किसी से उधार ले रहे हों, चाहे वो कहीं से खैरात ले रहे हों, जो भी कर रहे हैं,
इस कोरोना के ज़माने में आपके सामने ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एग्जांपल्स मौजूद हैं कि इवन ज़ीरो इनकम के ऊपर भी लोगों ने सी नॉट कंजम्पशन लेवल को मेंटेन कर रखा है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से उसको करें। सो आपको बल्कि इससे बड़ी अच्छी समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन एंड व्हाट इज़ इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो है ये 10,000 तो मिनिमम आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्च बढ़ता चला जाएगा, लेकिन 10,000 इज़ द मिनिमम कंजम्पशन विच इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड यू नीड, मतलब आपको हर सूरत में 10,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आपने जो टर्म पढ़नी है वो है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा कि अगर आपकी जो कंजम्पशन है उसको आपकी इनकम से डिवाइड कर दिया जाए तो जो आपके पास फिगर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई शख्स है, अगर हम मुख्तलिफ 3-4 लोगों की मिसाल ले लें कि अगर कोई शख्स है जिसकी इनकम है 100 रुपीज़, कोई दूसरा शख्स है जिसकी इनकम है 200, ठीक है, एक तीसरा शख्स है जिसकी इनकम है 300। अच्छा, सी अगर देखें तो ये कितने पैसे खर्च करता है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये 70 रुपीज़ खर्च कर रहा है। ये कितने पैसे खर्च करता है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये 120 रुपीज़ कंज्यूम कर रहा है। और ये कितने पैसे खर्च कर रहा है, हम कहते हैं कि ये जी 200 रुपीज़ खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब APC जो है इन तीनों के डिफरेंट APC होंगे। ठीक है, APC कैसे हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 70/100, आ गया जी 0.7, और ये 120/200, ये क्या आ जाएगा आपके पास 12/20, और 6/10, 3/5 आ जाएगा। दिस विल बी 3/5 फाइनली जब इसको काटेंगे, और ये 200/300 विल बी इक्वल टू 2/3। सो ये डिफरेंट APC की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये 0.7 है, ये 3/5 है, ये 2/3 है। ठीक है, सो APC क्या है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड योर APC। अच्छा, अब जी MPC क्या होता है। MPC है, इनका फार्मूला है ΔC/ΔY। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज। ठीक है, दिस डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लें, अगर उसी एग्जांपल को लेकर चलें तो अगर उन्हीं वैल्यूज़ का हमने MPC निकालना हो तो पहली सिचुएशन में तो MPC निकलेगा ही नहीं। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन में तो कोई MPC नहीं निकलेगा। ठीक है, और उसमें चेंज का हमें नहीं पता कितना चेंज आया इनकम में। और दूसरी दफ़ा जो है वो हम देखेंगे कि C में कितने यूनिट्स का चेंज आया, 70 रुपीज़ से 120 हो गई 30, तो 50 यूनिट्स का चेंज आया है। ठीक है, और कंजम्पशन में कितने यूनिट का चेंज आया है, 100 का, इनकम में 100 रुपीज़ का चेंज आया। और जैसे मैं इधर ड्रॉ ही कर देती हूँ ताकि जैसे C जो था वो था 70, 120 और 200। ठीक है, और इनकम थी 100, 200 और 300। अब यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे तो कंजम्पशन में चेंज आया था 50 यूनिट्स का और इनकम में चेंज आया 100 यूनिट्स का। सो MPC का नंबर हमारा बनता है 5/10, 1/2 कह लें, या 0.5 कह लें, किसी भी फॉर्म में लिख दें। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो कंजम्पशन में चेंज आता है 80 यूनिट्स का, जबकि हमारे Y में फिर चेंज आता है 100 यूनिट्स का। सो MPC इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 आई थिंक इट विल बी लाइक 0.75। बहरहाल ये ऐसे भी ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो APC का फार्मूला क्या है, C/Y। आप अपने कंजम्पशन को आप अपनी इनकम से डिवाइड कर देते हैं, जबकि MPC फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन कंजम्पशन इज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है जी, क्लियर है आपको APC क्या होता है और MPC क्या होता है। उसके बाद क्या है, ये पहले से मैंने लिखा नहीं है इसीलिए पहले मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद है जी
फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम एंड सेविंग के बीच में, सिंस आपको पता है कि आपकी जो इनकम होती है उसको या तो आप कंज्यूम कर लेते हैं या फिर आप सेव कर लेते हैं, यही दो बातें होती हैं, तीसरी तो कोई बात नहीं है। सो अगर आपको सी बता दिया गया है, आपको ये बता दिया गया है, ये आपको बता दिया गया है कि C इज इक्वल टू C नॉट प्लस बी वाई, ठीक है। इफ C इज गिवन टू यू देन कैन यू फाइंड योर सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन विल बी y माइनस C। C क्या है? C नॉट प्लस बी वाई। तो सेविंग आपकी होंगी y माइनस C नॉट माइनस बी वाई, ठीक है। दिस मे बी रिटन एज माइनस C नॉट, और फिर अगर हम प्लस y को बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास बच जाता है 1 माइनस बी। अगर हम कहें कि 1 माइनस बी इज़ इक्वल टू स्मॉल एस, तो हम कह सकते हैं कि सेविंग्स आर इक्वल टू माइनस C नॉट प्लस एस वाई, ठीक है। और S जो है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन बन जाता है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। द फंक्शन इज सेइंग दैट if income increases saving will also increase, if income decreases saving will also decrease। और ये जो माइनस C नॉट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये बता रहा है, जैसे फिर वही बात कि जैसे कोरोना का ज़माना है और अगर एक शख्स है, कोई पर्सन है, फ़र्ज़ किया असलम उसका नाम है, असलम एक शख्स है, उसकी आजकल जो है वो इनकम ज़ीरो है, ठीक है। जब उसकी इनकम ज़ीरो है तो ये सारा कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। और ये लेकिन उसको अपनी डेली जो लिविंग है उसको कैरी करने के लिए उसको 10,000 रुपीज़ तो चाहिए ना। जैसे ये 10 हमें कैसे पता चला? ये हमें यहाँ से पता चला कि जी ये C नॉट जो है, C नॉट इज़ इक्वल टू 10,000 रुपीज़, कि 10,000 वो मिनिमम पैसे हैं जो अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए चाहिए, ठीक है। सो ये 10,000 वो कहीं से बोरो कर रहा है, कहीं से अगर बोरो नहीं कर रहा तो जो पहले से उसने बचाए हुए पैसे हैं वहाँ से वो निकाल कर खर्च कर रहा है। तो पहले से की हुई सेविंग्स में से जब आप निकाल कर खर्च करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर डिस सेविंग, ठीक है। सो सेविंग, इस वक्त उसकी सेविंग्स क्या हैं? इस वक्त उसकी सेविंग नेगेटिव है, और नेगेटिव कितनी है? ये C नॉट के बराबर नेगेटिव है। मतलब ये कि इस वक्त उसकी सेविंग जो है वो माइनस 10,000 रुपीज़ हैं, क्योंकि 10,000 वो अमाउंट है जो उसको अपनी मिनिमम लिविंग के लिए ज़रूरी चाहिए। सो वो पहले से बचाए हुए पैसों में से 10,000 रुपीज़ निकाल कर जो है इस्तेमाल कर रहा है, सिंस द इनकम इज़ ज़ीरो, ठीक है जी। सो दिस इज़ द सेविंग फंक्शन। उसके बाद जी आपको बताना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फिर कोई फार्मूला है कि आप अगर अपनी सेविंग्स को इनकम से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। जैसे अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपये, फ़र्ज़ किया कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है और आप इसमें से जो है 2,000 रुपये बचा लेते हैं, ठीक है, आप 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? वो होगा जी 2/10, ठीक है, या इट मे बी 1/5, ये आपका APS होगा। अब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ इक्वल टू, मैं इनके पूरे नाम नहीं लिख रही, बुक में लिखे हुए हैं, सो मैंने ये ऐसे ही लिख दिया है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, ठीक है जी, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, कि आपके जो सेविंग में चेंज जो आएगा उसको अगर आप इनकम में आने वाले चेंज से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द MPS, ठीक है। इसके लिए कोई डाटा ज़रूर चाहिए। आप कहें कि जैसे अगर किसी की इनकम जो है वो पहले 10,000 थी, ठीक है, और उसकी जो सेविंग्स थी वो 2,000 थी, ठीक है, अब इनकम जो है वो 20,000 हो जाती है, ठीक है, और सेविंग्स 5,000 हो जाती हैं। तो अब सेविंग में कितना चेंज आया? 3,000 का, और इनकम में कितना चेंज आया है? 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर MPS का क्या नंबर बन रहा है? यहाँ पर MPS इज इक्वल टू 3/10, विच माइट बी रिटन एज 0.3। सो ये आपके MPS की वैल्यू है,
ठीक है जी। पहले सबसे पहले आपने क्या किया, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग के बीच में आपने कहा कि हमें सेविंग का फंक्शन गिवन नहीं है, लेकिन हम सेविंग को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंस कि हमें कंजम्पशन फंक्शन बता दिया गया है, सो अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेविंग फंक्शन आ जाता है। फिर इस सेविंग फंक्शन को जब हम माइनस करते हैं तो इस फॉर्म में हमारे पास सेविंग फंक्शन आता है, जिसके दो कंपोनेंट हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस सेविंग्स और इंड्यूस्ड सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग जो है वो नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है। ठीक है जी। जो आपने ये C0 आपने कंजम्पशन में भी देखा था, उसका जो नेगेटिव है दैट इज़ ऑटोनोमस सेविंग्स, और फिर जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा जिसका कंपोनेंट है वो इंड्यूस्ड सेविंग्स को बयान करता है, जो कहता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेंगी, इनकम गिरेगी तो सेविंग भी गिरेगी। फिर हमने देखा APS का फार्मूला विच इज़ इक्वल टू सेविंग ओवर इनकम। फिर हमने MPS का फार्मूला देखा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। समझ आ गई बात? मैंने आपको ये पढ़ा दिया सेविंग फंक्शन तक। अब तीसरी एक चीज़ जो रहती है वो है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों अभी आपने आगे चलकर इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, और उसके अंदर आप ये सीखेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये बहुत सारी किस्मों की होती है। ठीक है, मतलब अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक I0 भी होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है, एक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंड्यूस्ड टू इनकम भी होती है, और एक जो और इन्वेस्टमेंट होती है वो इंड्यूस्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के और भी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर आप ये 3 कंपोनेंट पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड टू इनकम एंड देन इंड्यूस्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसको आपकी इस बुक के इस हिस्से के अंदर हम सिर्फ एक ही को ले रहे हैं, और जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़, मतलब सिर्फ यहाँ इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा यहाँ पर हमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू I0 प्लस MY। ये है जी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड टू इनकम, एंड इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इनकम गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, 1 करोड़ थी उसकी इनकम, तो वो 1 लाख, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी इनकम 2 करोड़ हो जाती है तो वो 20 लाख इन्वेस्ट करने लग जाएगा। अगर उसकी इनकम 3 करोड़ हो गई तो वो 30 लाख इन्वेस्ट करने लग जाएगा। समझ आ गई बात कि पॉजिटिव रिलेशन को हम कैसे बयान करेंगे। ठीक है जी। अब है उसके बाद जो मैंने आपको जो चीज़ करवानी है वो है, ये मैं आपके सामने कर्व बनाना चाहती हूँ, ये इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। ये देखो, इक्विलिब्रियम की डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों जो हमारा जो मेथड है, 2 इसमें मेथड चलते हैं। एक है y इज इक्वल टू C प्लस I का मेथड। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो ज्यूम क्या कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ही होता है। आपने आगे आगे चलकर इन टॉपिक्स को पढ़ना है, अभी फ़िलहाल आप इतना इनको नहीं पढ़ रहे। ये एक 45 डिग्री लाइन ली है हमने। ये 45 डिग्री लाइन की बड़ी एक इंटरप्रिटेशन होती है। वो क्या इंटरप्रिटेशन होती है कि यहाँ पर आपने ली है नेशनल इनकम, ठीक है, यहाँ पर आप ले रहे हैं नेशनल इनकम, और यहाँ पर आप ले रहे हैं C और I। ठीक है, अच्छा ये जी बच्चों नेशनल इनकम, ये जो 45 डिग्री लाइन है, दिस इज़ 45 डिग्री लाइन। अगर आपको थोड़ा सा आपका मतलब मैथ आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक तक, फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, आपको पता है ये पूरा 90 डिग्री एंगल का एरिया होता है, और 45 डिग्री एंगल जो है वो इस
एरिया को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और फिर 45 डिग्री लाइन क्या इंडिकेशन देती है कि एट ईच पॉइंट ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन द वैल्यूज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस आर सेम, ठीक है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, सुने, गौर से सुने। This 45 degree line is indicating that at each point of this line the values belonging to x axis and y axis are same, ठीक है, कि इसके हर पॉइंट के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है बच्चों, वो ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है ये भी आगे चलकर आपने पढ़ना, ठीक है। c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, ये हमारा c का फंक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ना, यहाँ पर c लिया गया है c नॉट प्लस बी वाई, और इन्वेस्टमेंट हमने बाकी सबको कांस्टेंट ले लिया, हमने कहा इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट तो बहुत सारे हैं, आई नॉट भी है, एम वाई भी है, माइनस बी आर भी है, लेकिन ये जो है आपका बड़ा इनिशियल सा टॉपिक है, इसके अंदर उसने किसी को भी नहीं लिया, ना इसको लिया है ना इसको लिया है, और उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट को लिया, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने कंपोनेंट को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो जी हमने कहा कि c इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, सो ये एक लीनियर इक्वेशन है फंक्शन, इसका इस तरह का कर्व बनेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट नंबर है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर ऐड करें, ठीक है, कांस्टेंट नंबर को जब ऐड करें तो हमारे जो ख़त की स्लोप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, और एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ वो कर्व जो है वो आगे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, सिंस द एडेड वैल्यू इज कांस्टेंट। सो ये हमारा बन गया c प्लस आई का खत, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है y और यहाँ पर हमने लिया हुआ c और i, ये हमारा जो खत है ये c प्लस आई को बयान करता है, और 45 डिग्री लाइन इंटरप्रेट करती है कि इस लाइन के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो उसके ऊपर दोनों एक्सिस वाली जो चीज़ें हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये वो पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट कि जिसके ऊपर y इज़ इक्वल टू c प्लस आई है, ठीक है जी। ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर y इज़ इक्वल टू c प्लस आई है, ये आपकी नेशनल इनकम है y, और इसके सामने ये c प्लस आई का लेवल है, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं। सो दिस इज़ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कहाँ है, जहाँ y इज़ इक्वल टू c प्लस आई है। समझ लग गई बात कि हमने ये कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया। हमने कहा कि इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ y इज़ इक्वल टू c प्लस आई होता है, c का फंक्शन हमें गिवन है c इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। जब हम इसको प्लॉट करते हैं ये तो एक लीनियर इक्वेशन की तरह ये बनता है। ये 45 डिग्री लाइन जो है हमने इसको लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, और ये भी बताती है कि इस लाइन के ऊपर मौजूद हर नुक्ते के सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। सो जब हमने ये अपने सी फंक्शन को प्लॉट किया तो हमारे पास ये सी का फंक्शन आया विच इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट नंबर है। सो जब हमने वो इस फंक्शन के अंदर उसको ऐड किया तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उससे कांस्टेंट गैप के साथ हमारा कर्व आगे चला जाता है। सो सी प्लस आई का जो कर्व है वो 45 डिग्री लाइन को पॉइंट ई के ऊपर कट करता है, और यही वो नुक्ता है जो इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम को बयान करेगा, सिंस यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। ठीक है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम का एक तरीकाकार हो गया। लेकिन जी इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है। वो क्या मेथड है? वो ये मेथड है। इक्विलिब्रियम को निकालने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? ये हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है। फिर हमें ये भी पता है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, तो c प्लस आई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, सी कैंसिल, तो i इज़ इक्वल टू एस।
सो ये वो एक तरीका है जो कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, फिर ये हम जानते हैं, थ्योरेटिकली वी नो, मतलब हम ये अभी आपने पीछे पढ़ा तो नहीं है इसको, लेकिन आगे जाकर आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझ लें कि दिस इज़ गिवन, दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन, दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन। थ्योरेटिकली यू नो दैट दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन। ठीक है जी, ये वो ख़त होता है जो कहता है s इज़ इक्वल टू माइनस सी नॉट प्लस स्मॉल s और y। समझ आ गई बात? थ्योरेटिकली यू नो दैट दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन। और इन्वेस्टमेंट सिंस आपकी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर बाकी तो आपने ली कोई नहीं। ठीक है, इस मॉडल के अंदर हमने नहीं ली। आने वाले दिनों में हम जब कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूड्स ओनली जो है ना ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, सिर्फ वो इसमें शामिल है। तो जब वो कांस्टेंट है तो ये उसका कर्व बन गया। सिंस दिस इज कांस्टेंट, सो इसका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस इसका कर्व बनेगा। ठीक है, सो अब इस इक्वेशन को लेकर अगर हम प्लॉट करेंगे तो बच्चों ये आपका बन जाएगा, ऐसे आपका डायग्राम बनेगा। इसीलिए बच्चों पहले से मैंने नहीं ड्रॉ किया कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये कैसे बनता है। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपने सेविंग्स भी ली हैं और इन्वेस्टमेंट भी ली हैं, और ये अपने एक्स एक्सिस के ऊपर आपने सिर्फ इनकम को लिया। वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, ये आपका वैसे इसका नाम वाई एक्सिस होता है इस लाइन का, लेकिन इस लाइन के ऊपर आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया। सो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दिस इज़ योर सेविंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू आई नॉट, दिस इज़ इक्वल टू माइनस सी नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ जो होगी इनकम वो आपकी इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम होगी। ठीक है, सो ये आपने इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने का जो दूसरा मेथड है वो जाना। ठीक है बच्चों, और टॉपिक चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं इसको दोबारा से समराइज़ कर दूं। ये ऐसे अच्छा लंबा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मज़े का है। ठहरे, ये मैं आपको सारा समराइज़ कर देती हूँ दोबारा से। ये नहीं करना जी। ये फिर शुरू से मैं इसको समराइज़ करने लगी हूँ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेचुरल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने कहा कि ये जी केन्स का मॉडल है, ये क्लोज्ड मॉडल है। क्लोज्ड मॉडल किसको कहते हैं? जिसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होती, जिसमें फॉरेन ट्रेड को शामिल नहीं किया जाता, जब सिर्फ टू सेक्टर इकॉनमी होती है। तो टू सेक्टर इकॉनमी के अंदर सिर्फ दो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, एक है कंज्यूमर ग्रुप और एक है प्रोड्यूसर ग्रुप। और इस वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई होती है दैट इज़ कॉल्ड वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन होती है। ठीक है, द इक्वेशन इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं वाई मतलब ये भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, ये भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, और अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वो तीन इक्वेशंस हैं। मतलब अगर दिस इज़ 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, तीन ये वो इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से आप इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जिस सी को आपको दे दिया जाता है, आपको बता दिया गया है कि सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। ठीक है, सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई। अगले चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि ये कैसे हमने ये सीखा कि सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई है। और यहाँ पर सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई, तो इधर हमें इसमें दो कंपोनेंट नज़र आते हैं, एक है सी नॉट और एक है बी वाई। सी नॉट इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन, बी वाई इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। Autonomous consumption is a constant number which is equal to the minimum your living लेवल कि जो जितने आपको कम से कम जो पैसे चाहिए आपको नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, दैट इज़ इक्वल टू सी नॉट। फिर उसके बाद इंड्यूस्ड कंजम्पशन है जो कि इनकम पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव रिलेशन इट हैव विद इनकम। इफ़ इनकम इंक्रीजेज इंड्यूस्ड कंजम्पशन विल इंक्रीज, इफ़ इनकम डिक्रीजेज इंड्यूस्ड कंजम्पशन विल डिक्रीज।
उसके बाद हमने कहा कि APC एक टर्म को हमने यूज़ करना है, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये हम कैसे हासिल करते हैं, C/Y कर दें, ये इसका फार्मूला है। ये हमने एक टेबल ले लिया, Y की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, C की डिफरेंट वैल्यूज़ ली, और APC को फिर हमने C/Y करके फाइंड आउट कर लिया। 70/100 किया, 0.7, 120/200, 200/300, सो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ APC आ गए। फिर हमने कहा कि MPC क्या होता है। MPC is the ratio between the change in consumption and change in income, और ये भी हमने करके ऊपर वाले टेबल को हम इधर ले आए, और इसके अंदर हमने चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम के साथ डिवाइड करते चले गए। तो हमने देखा कि जब कंजम्पशन में 50 रुपीज़ का चेंज आया है, जबकि इनकम में 100 रुपीज़ का चेंज, तो MPC 0.5 है। फिर कंजम्पशन में 80 रुपीज़ का चेंज, इनकम में 100 रुपीज़ का चेंज, तो MPC = 2/3 है। ठीक है जी। उसके बाद आगे हमने कहा फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। ठीक है, हमने कहा कि सेविंग का उन्होंने हमें दिया तो नहीं है कोई फंक्शन, लेकिन सिंस उन्होंने हमें कंजम्पशन का फंक्शन दिया हुआ है, तो सेविंग का हम खुद ही निकाल लेंगे। क्यों, कैसे निकाल लेंगे, हम जानते हैं कि y = C+S होता है। y = C+S है, तो सेविंग = y - कंजम्पशन हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, जिसमें सेविंग के भी दो कंपोनेंट हैं, ऑटोनोमस सेविंग्स और इंड्यूस्ड सेविंग्स। और मज़े की बात ये है कि ये जो ऑटोनोमस सेविंग्स हैं, ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होती हैं, और ये जो इंड्यूस्ड सेविंग्स हैं, ये पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम होती हैं। ठीक है, फिर आगे जी APS क्या होता है। अगर हम जो आपकी सेविंग्स हैं और आपकी जो इनकम है, उनकी जो रेशो है, दैट इज़ APS। ठीक है, और फिर MPS क्या होता है, आपकी इनकम में चेंज और आपके सेविंग का चेंज का जो प्रोपोर्शन है, उसको हम MPS कहते हैं। आपके सेविंग का चेंज और आपकी इनकम के चेंज का प्रोपोर्शन जो है वो MPS कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक फिर छोटा सा टेबल ले लिया, हमने देखा कि सेविंग में जो है वो 3000 का चेंज आया और इनकम में 10,000 का चेंज आया। 3/10 = 0.3, MPS का नंबर 0.3 है। फिर जी हमने कहा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और एक जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, फिर इंड्यूस्ड टू इनकम है, फिर इंड्यूस्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और इन्वेस्टमेंट का, और नेगेटिव रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का। हमने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हमने देखना है, फिर हमने ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी देखना है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हमने कहा कि ये भी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़ीरो है, ये भी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़ीरो है। इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सो I = I0। ठीक है जी। फिर आगे हमने डायग्राम की मदद से इक्विलिब्रियम को बयान किया है। हमने कहा है सिंस वी नो y = C+I एंड सिंस वी हैव बीन गिवन C इक्वेशंस विच इज़ इक्वल टू C0 + by एंड वी आर गिवन इन्वेस्टमेंट फंक्शन I = I0। सो इनको हमने प्लॉट किया। प्लॉट कैसे किया कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको हम y एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हमने नेचुरल इनकम को लिया, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ले लिया, और फिर इधर हमने जी एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ की है। 45 डिग्री लाइन को हमने इंटरप्रेट किया है कि ये इस पूरे क्वाड्रेंट को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, और ये आपको बता रहा है कि इस लाइन के हर नुक्ते के ऊपर जो है वो y और C+I आपस में बराबर हैं। ठीक है, फिर हमने C को प्लॉट किया। सिंस ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये इस शक्ल में हमारे पास आती है, और इस शक्ल में ये हमारे पास आएगी। और फिर क्या होगा कि जो है इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट नंबर हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये उसी स्लोप के साथ आगे को हमारा खत शिफ्ट कर जाता है, और फिर C+I का खत जो है ये 45 डिग्री लाइन वाले कर्व को इस लाइन पर टच करता है, जिसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर y और C+I आपस में बराबर हैं। जब ये आपस में बराबर हैं तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम। ठीक है बच्चों, इट्स डन। अगला जो इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि इफ़ y = C+I एंड इफ़ y = C+S then y = y and it means that C+I = C+S, C cancel out, so investment is equal to savings, or theoretically we know that saving function is like this and investment function is like this। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों कर्व्स को हमने एक ही पैनल के अंदर प्लॉट किया, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज़ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम नेचुरल इनकम है। और बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, द चैप्टर इज़ ओवर, द फर्स्ट चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।